नमस्कार विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में, जिसमें हमने अब तक उस्र, खराज, जजिया, जकात इनके बारे में अध्ययन किया है। आज हम बात करेंगे सल्तनत कालीन भू राजस्व प्रणालियों के बारे में कि किस तरीके से सल्तनत काल में भू राजस्व अथवा लगान की वसूली की जाती थी। उस समय की सल्तनत काल की आमदनी का मुख्य स्रोत भू राजस्व अथवा लगान ही था और इसके लिए सामान्यतः खराज शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय मुख्य रूप से बटाई, कनकूत और मसाहत तीन भू राजस्व प्रणालियां प्रचलित थी। सबसे पहले हम बात करते हैं बटाई पद्धति के बारे में। बटाई पद्धति सबसे सरल तरीका था और इस बटाई पद्धति का बहुत अधिक व्यापक प्रचलन था उस समय सल्तनत काल में। बटाई पद्धति के तीन रूप थे: खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई में खड़ी फसल के समय ही खेत को बांटकर सरकार के हिस्से का निर्धारण कर दिया जाता था। अर्थात खेत में फसल खड़ी हुई है, खेत में फसल बोई हुई है और उस बोई हुई फसल के समय ही, मतलब काटने से पहले ही, उसमें से राज्य का हिस्सा निकाल दिया जाता था कि अगर मान लो 50% राज्य को हिस्सा लेना है तो खेत के दो हिस्से कर दिए जाते थे, जिसके आधे हिस्से में जो फसल है वो फसल राज्य की होगी और आधी फसल बाकी किसान की होगी। उसी प्रकार लंक बटाई में फसल को काटने के बाद, फसल को काट लिया गया है लेकिन उसको अभी निकाला नहीं गया है, मतलब अनाज को उस फसल से अलग नहीं किया गया है, वो भूसे के सहित ही है। उस कटी हुई फसल को, उसमें से राज्य के हिस्से को का निर्धारण कर देना, भू राजस्व का निर्धारण कर देना लंक बटाई। अर्थात फसल को काट के एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है और अब उस कटी हुई फसल में से राज्य का जितना भी हिस्सा है उस हिस्से को निकाल लिया जाता था। अगर 50% राज्य का हिस्सा है तो उस कटी हुई फसल में से आधा आधा कर लिया जाता था। अगर राज्य का हिस्सा 25% है, 1/4 है, तो उसका एक हिस्सा राज्य को और 3 हिस्से किसान को। उसी प्रकार रास बटाई में फसल को काटने के बाद उसमें से अनाज को निकाल लिया गया है, मतलब अनाज और भूसा दोनों को अलग अलग कर लिया गया है। अब अनाज जिसको भूसे से अलग कर लिया गया है, उस अनाज को बांटकर सरकार के हिस्से का निर्धारण किया जाता था। मतलब जैसे मान लो किसी खेत में फसल काटने के बाद उससे अनाज निकालने के बाद 100 किलो गेहूं पैदा हुआ और अगर राज्य का हिस्सा 1/2 या 50% है तो उसमें से 50 किलो गेहूं राज्य के खाते में जाएगा और 50 किलो गेहूं किसान के पास रहेगा। इस प्रकार ये बटाई पद्धति में 3 तरीके प्रचलित थे: खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। जैसे खेत बटाई, ये फसल बोई हुई है, इस फसल में से अगर राज्य को अपना हिस्सा भू राजस्व वसूल करना है और अगर भू राजस्व की दर है 50%, तो वो खेत के 2 भाग कर देते थे। ये आधा भाग किसान का और ये भाग राज्य का। मतलब इसी खड़ी फसल में से ही राज्य अपना हिस्से का निर्धारण कर लेता था। अगर मान लो ये भू राजस्व की दर 25% है तो उसमें उस खेत के 4 टुकड़े, उसमें से एक भाग 25% हिस्सा राज्य के पास और बाकी जो 3 हिस्से थे वो किसान के पास। उसी प्रकार लंक बटाई, जिसमें फसल को काट लिया गया है, ये काटी हुई फसल है और लेकिन इसको अभी निकाला नहीं गया है, मतलब भूसा और अनाज को अलग अलग नहीं किया गया है। इस कटी हुई फसल में से अगर राज्य का हिस्सा 50% है तो इस फसल में से भी, इस ढेर में से आधा यानी 1/2 राज्य अपना कटी हुई फसल को ले लेता था और 1/2 भाग किसान के पास। ध्यान रखना विद्यार्थियों, उस समय जो भू राजस्व का स्वरूप था वो नकद और अनाज दोनों ही रूपों में वसूला जाता था। इसके अलावा
रास बटाई में जब फसल को निकाल लिया गया है, भूसे से अलग कर लिया गया है और केवल अनाज बचा है, तो उस अनाज में से जितना भी हिस्सा राज्य का होता था, उस हिस्से को इस अनाज में से ले लिया जाता था। अगर मान लो 1/4 वसूली होगी, टोटल जो अनाज पैदा हुआ है उसका 1/4 या 25% राज्य को लेना है, तो वो उसमें से 100 किलो अनाज पैदा हुआ है तो उसमें से 25 किलो अनाज राज्य या सरकार के पास चला जाएगा और 75 किलो अनाज किसान के पास चला जाएगा। इस प्रकार बटाई पद्धति में खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई के माध्यम से भू राजस्व का निर्धारण होता था। इसके बाद है कनकूत पद्धति। कनकूत पद्धति का साधारण सी भाषा में अर्थ है कूतना, अंदाजा लगाना या अनुमान लगाना। मतलब हम किसी चीज़ का जैसे मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं कि जैसे मान लो खेत में कोई फसल है या कोई अनाज का ढेर लगा हुआ है, तो हम मोटा मोटा अनुमान लगा लेते हैं कि इस खेत में या ये अनाज लगभग 50 क्विंटल है, और अब उसमें से राज्य का जो हिस्सा निर्धारित है 50% या 25% या 30% जो भी हिस्सा है वो उसमें से फिर निकाल लिया जाता था। मतलब उस फसल को तोला नहीं जाता था, एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लिया जाता था। वो जो भी अनाज का ढेर रखा हुआ है उसको सिर्फ कूट लिया जाता था। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ये है, जैसे मान लो बाजरे का भूसा जिसे कड़बी बोलते हैं उसका ढेर लगा हुआ है, तो उसको तोला नहीं जाएगा, हम मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये 100 मन कड़बी है या 200 मन कड़बी है, और फिर उसी हिसाब से जब हम किसी को बेचते हैं या कोई खरीदता है तो उसी हिसाब से उसका दर या रेट निर्धारित कर दी जाती है। तो कनकूत पद्धति में, भू राजस्व पद्धति में इस लगान का निर्धारण अनुमान के आधार पर किया जाता था। चाहे कोई फसल हो या अनाज हो, उसका मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लिया जाता था। यहाँ पर कई बार अधिकारी चालाकी कर जाते थे कि फसल जितनी पैदावार होती थी उस फसल के पैदावार जितनी वो होती नहीं थी उससे ज़्यादा उसका अधिकारी अंदाज़ा लगा देते थे। जैसे मान लो खेत में पैदा हुआ है 50 किलो, अब 50 किलो पैदा हुआ है और अधिकारियों को भी ये लग रहा है कि ये 50 किलो ही है, और अगर उसमें से राज्य का हिस्सा 50% है तो राज्य का भाग जाएगा उसमें से 25 किलो। लेकिन अधिकारी क्या करते थे कि जैसे 50 किलो अनाज पैदा हुआ है उसका अनुमान या अंदाज़ा गलत लगा देते थे कि ये 50 किलो नहीं, ये लगभग 80 किलो के आसपास है। और अगर ऐसा हुआ और उस अंदाजे से फिर राज्य का हिस्सा 50% हुआ तो 80 में से 40 किलो अनाज राज्य के पास चला जाएगा और बाकी बचा 10 किलो अनाज किसान के पास। तो इस पद्धति में कई बार किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता था। इसके अलावा मसाहत पद्धति जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, इस भू राजस्व पद्धति में लगान का निर्धारण भूमि की पैमाइश के आधार पर किया जाता था। अर्थात पहले भूमि को नाप लिया जाता कि 1 बीघे का खेत है या 2 बीघे का खेत है, और उसके आधार पर उसमें लगान का निर्धारण किया जाता था कि इस 1 बीघा खेत से हमें 30% लगान या भू राजस्व वसूल करना है। अब उसमें से कितना भी पैदा हो उसका 30% राज्य ले लेता था, बाकी किसान के पास रहता था। मतलब इसमें ये एक तरीके से सही व्यवस्था थी जिसमें भूमि को नापा जाता था कि वास्तविक इसकी जमीन जो है वो वास्तविक कितनी है और उससे लगभग कितना अनाज का उत्पादन होता है, और उसी आधार पर उसी रेट को निर्धारित कर दिया जाता था। इस पद्धति को कहा गया था मसाहत पद्धति, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। भू राजस्व नकद और अनाज दोनों रूपों में ही वसूला जाता था, और सल्तनत काल में भू राजस्व की सामान्यतः दर उपज का 1/3 भाग थी, यानी 33% राजस्व की वसूली की जाती थी कुल अनाज जो उत्पादन होता था उसमें से। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक 2 ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने इस कर की दर को 50% तक कर दिया, 1/2 भाग तक उन्होंने भू राजस्व वसूला है। इसके अलावा उस समय
इनके माध्यम से भू राजस्व की जो वसूली की जाती थी। अब उस समय भी भूमि का ये ध्यान रखा जाता था कि किस भूमि से कर वसूला जा सकता है और किस भूमि से कर वसूल नहीं किया जा सकता। मुख्य रूप से तीन प्रकार की भूमि थी: खालसा भूमि, इक्ता भूमि और इनाम या वक्फ भूमि। खालसा भूमि वो होती है जो जिससे जो राजस्व की वसूली होती है वो संपूर्ण राशि राजा के राजकोष में जाती है। मतलब उसके व्यक्तिगत भूमि होती है वो एक तरीके से, कि जिसके ऊपर राजा का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है, उसको कहा जाता है खालसा भूमि। इससे जितनी भी वसूली होगी, जो भी आय होगी, वो व्यक्तिगत राजा के लिए जाएगी। इसके अलावा इक्ता भूमि थी। उस भूमि सुल्तान के द्वारा अधिकारी या उसके जो कर्मचारी थे उनको वेतन के बदले में देता था। मतलब इस भूमि को उन्हें वेतन ना देकर इक्ता के रूप में वो भूमि सौंप देता था, और उससे जो राजस्व वसूली होती उसको फिर राजाओं और अधिकारियों के बीच बांट लिया जाता था, या सल्तनत के जो दूसरे कार्य थे उनमें उस पैसे का उपयोग किया जाता था। और इनाम या वक्फ भूमि ये कर मुक्त भूमि थी। मतलब इस भूमि से किसी भी प्रकार का कोई कर वसूल नहीं किया जाता था। इनाम, किसी को इनाम के रूप में ज़मीन दे दी जाती थी, या धार्मिक कार्यों के लिए ज़मीन दान में दी जाती थी, या कोई भी माफ़ी के रूप में ज़मीन दे दी जाती थी। तो ऐसी ज़मीन जो पुरस्कार स्वरूप दी जाती थी या धार्मिक कार्यों के लिए दे दी जाती थी, उस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का